हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। साइकोडायनेमिक जो अप्रोच है हमारा, वो किस चीज के बारे में डील करता है कि किस गिवन पहले किसके द्वारा गिवन है, तो ये गिवन है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, अब सिगमंड फ्रॉइड जो थे उन्होंने दो चीजें के बारे में बात किया था। क्या बात किया था? पहला हो जाता है हमारा फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन, और दूसरा हो जाता है हमारा कि जब हम बात करते हैं ड्रीम के बारे में, तो ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, अब ये क्या है? तो फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि पर्सन जो मन में वो बोला जा रहा है तो उसके मन जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो फ्री एसोसिएशन एक टेक्निक होता है जिससे उसका जो अंदर में जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स या कुछ भी वो बाहर निकाल सके। और ड्रीम एनालिसिस, जो भी ड्रीम में वो देखता है वही बताए, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल सकता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो ऐसी चीजें होती है, इसके बारे में और हम बात करने वाले हैं। चलते हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइप्नोसिस टू क्रिएट पीपल विद फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम। फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम डील करने के लिए बहुत सारे टेक्निक इसमें बताया गया कि पेशेंट जो होते हैं उनको बात करना होता है उनके बारे में, उनको प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि उनको अच्छा महसूस हो। इसी के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर। फ्रॉइड जो होते हैं वो यूज करते हैं फ्री एसोसिएशन। एक ऐसा मेथड है जहाँ पर पर्सन होता है उसको आस्क टू ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स, उसके मन में जो भी आए वो बोल सके। ठीक है, फीलिंग एन आइडिया दैट कम और टू हर हिज माइंड, जो भी माइंड में है वो सीधे मुंह पे बोल दे। दूसरा होता है ड्रीम एनालिसिस, जो एनालिसिस ऑफ एरर्स को समझ सकता है कि वो इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड, ईच एंड एवरीथिंग इट कैन बी कम आउट, वो बाहर निकल सके। तो दो टेक्निक को जिन्होंने यूज किया था, एक फ्री एसोसिएशन और एक हमारा दूसरा ड्रीम एनालिसिस। चलिए, अब हम इसमें इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब क्या है ना कि साइकोडायनेमिक अप्रोच में दो तीन आपको इसमें अच्छे से टाइप के मिल जाएंगे कि आपको इसमें सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में समझना पड़ेगा। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर और आगे हम आते रहे तो वी हैव टू डिस्कस मच मोर एनीथिंग, लाइक हमको फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, तीसरा चीज हो गया। और हमारा एक स्ट्रक्चर, एक स्टेजेस भी होता है, स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये चार चीजों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। किसमें? तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में ही हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा बात करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो फ्रॉइड का जो थ्योरी है इसमें एक सोर्सेज एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द वे द पीपल डील विद दिस, मतलब इसमें बताया गया कि फ्रॉड का जो थ्योरी वो कंसिडर है एक सोर्स की तरह और इसका रिजल्ट की तरह, जहाँ पर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कैसे वो पीपल डील करते हैं। अब इसमें क्या है, तो ह्यूमन का जो माइंड है इसमें 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात हुआ। 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा कॉन्शियस, सबसे पहला ही हमारा कॉन्शियस है, फिर दूसरा है प्री कॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या है इसके बारे में बात करें। कॉन्शियस क्या होता है? जहां पर हम अवेयर हो अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, जहां पर जो लोग अवेयर होते हैं वो आपको कॉन्शियस में आ जाता है। ठीक है, मतलब वो जान रहे हो, है ना, बस। सेकेंड लेवल में प्री कॉन्शियस क्या होता है? जहां पर मेंटल एक्टिविटी हो, लेकिन अगर पीपल जानना चाहता हो तब वो जान पाए, है ना। एग्जाम्पल कि परसों मैंने क्या खाया था, हमको अभी तुरंत याद नहीं है क्योंकि हम सब ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम ध्यान से याद करें कि हमने परसों क्या खाया था तो हम उसको याद कर सकते हैं। यही चीज है प्री कॉन्शियस, कि हमें पता तो होता है बट उसमें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वो चीज भी हमको याद आ सकती है। इसमें मेंटल एक्टिविटी जहां पर पीपल अवेयर हो जाते हैं अगर वो चाहे तो। थर्ड हो जाता है आपको अनकॉन्शियस के बारे में। अनकॉन्शियस क्या होता है? जो मेंटल एक्टिविटी पीपल अनअवेयर हो, मतलब अनकॉन्शियस हो। ये तीनों चीज आपको समझ में रखना, याद रखना है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब जो आगे बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड
जो अनकॉन्शियस होते हैं वो एक रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स, मतलब अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी जो छुपी हुई होती है। हो सकता है कुछ इसमें रिजर्वर रहे, रिजर्वर में कुछ एनिमल ड्राइव्स, इंस्टिंक्टिव कुछ चीजें ऐसे हो सकती है, ठीक है, जो छुपी हुई हो सकती है। अब इसमें स्टोर क्या करता है, कुछ आइडिया स्टोर करता हो, कुछ विशेष हो जो हमारा अनकॉन्शियस में हो, कॉन्शियस में नहीं आया हो और वो छुपा हुआ हो, जो आपके में ही अवेयरनेस कॉन्शियस अवेयरनेस में छुपा हुआ हो, ठीक है। लेकिन बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट, लेकिन इससे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यस, कि अगर आप अपने मन में छुपा रहे हो कि आपको खुद पता नहीं हो कि हम अगर ये चाह रहे हैं, तो वो उसके कारण अगर फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होने लगता है। मोस्ट ऑफ दिस अराइज, इसमें ज्यादा बताया सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होते ओपनली, तो देयरफॉर उसको रिप्रेस करना पड़ता है। समझ में? पीपल कंसेंटली स्ट्रगल करता है कि आइदर सोशली एक्सेप्टेड वेज टू एक्सप्रेस अनकॉन्शियस, कि वो चीजें सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, उसको वो एक्सप्रेस ना करे, वो सारी चीजें अनकॉन्शियस इम्पल्सेस में चली जाती है, और वो उसको रख लेता है और उसको नहीं चाहेगा कि वो एक्सप्रेस्ड हो जाए। लेकिन कभी कभी अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट रिजल्ट इन अबनॉर्मल बिहेवियर, लेकिन अगर वो सारी चीजें, उनकी जो ग्रीड है या बहुत सी चीज जो डिजायर है वो अगर फुलफिलमेंट नहीं हो पाई, तो ये क्रिएट करता है एक अबनॉर्मल बिहेवियर। एग्जाम्पल, आपको आइसक्रीम चाहिए, बहुत समय से चाहिए था, बट आपको नहीं मिला, आप बार बार सोच रहे हो बट उसको छोड़ोगे, छोड़ो, फिर बाद में कुछ चीजें आएगी तो आप उसको तुरंत करोगे कि हाँ मैंने तो आपसे आइसक्रीम मांगा था बट आपने नहीं दिया। हो सकता है आप गुस्सा भी हो जाओ, तो ये अबनॉर्मल बिहेवियर भी आ जाता है। इफ योर लाइक जो आपको चाहत है कि मिले नहीं मिले, तो उससे आपको अबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है। अब एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, मिसप्रोनाउंसिएशन, जोक्स एंड ड्रीम्स प्रोवाइड अस विद अ मींस टू अप्रोच द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस कैसे, आपको अनकॉन्शियस कैसे पता चलेगा? दो चीजें थी जो हमने पहले ही बता दी। फ्री एसोसिएशन, अगर उस व्यक्ति में जो माना है वो बोलते जा रहा है, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जो चीजें अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियस होकर वो बोल दे। एक तो ये भी था। दूसरा हमारा था कि ड्रीम एनालिसिस, जो ड्रीम में देख रहा हो सकता है ड्रीम में वो आइसक्रीम ही देखते रहे, है ना, तो वो भी उसका पता लगा सकता है। या फिर होता है ना मिसप्रोनाउंसिएशन, बहुत चीजें हम मिसप्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं जोक्स एंड ड्रीम्स में, तो वो एक अप्रोच है कि आप अपने अनकॉन्शियस को समझ सकते हैं। ठीक है, फ्रॉइड ने डेवलप किया था एक थेरापेटिक प्रोसीजर जिसको कहते हैं साइको एनालिसिस। अब आप बोलोगे थेरापेटिक प्रोसीजर क्या होता है? अभी नहीं कुछ समझने का समय आया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो कुछ बता देते हैं। ये एक तरीके से थेरेपीज होता है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक तरीके से है ना, उसको एक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तरीके से थेरेपी दिया जाता है ताकि इस चीज से वो बाहर निकल सके। तो वही थेरापेटिक अप्रोचेस होता है, जो एक थेरेपिस्ट और जो कि पेशेंट होता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, जहाँ पर उसको थेरेपिस्ट का यही काम होता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट उसको नहीं बोला जाता है, उसको फिजिकल चार्ज वैसे बोल सकते हैं, तो वो सब चीजें यूज की जाती है। उस पर्सन को हम क्या करेंगे कि उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उसको टैकल कर पाए। तो ये सारी चीजें होती है, इसको थेरापेटिक कहते हैं। ठीक है, जो कि हम अभी नहीं बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में बात करने वाले। ठीक है, तो इसमें बताया फ्रॉड ने डेवलप किया एक थेरापेटिक प्रोसीजर को कहते हैं साइको एनालिसिस। इतना याद रखिए। बेसिक गोल ऑफ साइकोएनालिटिकल थेरेपी क्या है? इसका बेसिक गोल क्या है? इज टू ब्रिंग रिप्रेस अनकॉन्शियस मटेरियल्स टू कॉन्शियस, मतलब जो हमारी चीजें अनकॉन्शियस में है उसको हम बाहर निकाल के कॉन्शियस में लाए। क्या क्या टेक्निक थे, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? एक ड्रीम एनालिसिस और एक फ्री एसोसिएशन। ठीक है, अब देयर बाय हेल्पिंग पीपल, इसी से जब हम उसको सेल्फ अवेयर होंगे तभी ना उसका सोल्यूशन भी बाहर निकलेगा। तो वही चीजें बात है। तो हमने इसमें पहला चीज बात कर लिया है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, इसमें तीन लेवल होते हैं। पहला हो जाता है हमारा कॉन्शियस, फिर प्री कॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। ये तीनों चीजें के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। अब हम जो बात करने वाले हैं, तो पहला लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर पर्सनालिटी, जो किसका पार्ट है? ये सारे के सारे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया साइकोडायनामिक अप्रोच में ही आते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम तीन में डिवाइड करते हैं, इन, ईगो और सुपर ईगो।
तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड थ्योरी द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होते हैं पर्सनालिटी का एक प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं वो तीन है, इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। ये क्या है ये हम बताते हैं। सो दे रिसाइड इन द अनकॉन्शियस, ये सारी चीजें अनकॉन्शियस में ही होती हैं एज अ फोर्सेस की तरह ये अनकॉन्शियस में रहती है एंड दे कैन इन्फर फ्रॉम द वेज पीपल बिहेव, लेकिन ये बाहर भी निकल सकता है जिस तरीके से पीपल बिहेव करे। इसमें ये भी रिमेम्बर रखना है कि जो इड है, ईगो है, सुपर ईगो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई रियल फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, मतलब ये आपको दिखेंगे नहीं कि एक मनुष्य की तरह है, नहीं ये कुछ दिखेंगे नहीं, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये आपका इंडिया है, ठीक है, अगर बात करें तो इंडिया में आपने ये लाइन देखे होंगे, राजस्थान इधर है, यहाँ गुजरात है, यहाँ केरला है, तमिलनाडु है, बिहार है, उत्तर, ये सब चीजें, तो यहाँ पर लाइंस क्या रियल है बनी हुई? नहीं, ये रियल नहीं है। ठीक है, ये आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में वैसा नहीं दिखेगा, वो रियल नहीं है। उसी तरीके से ये भी कि इड ईगो सुपर ईगो आपको कोई स्ट्रक्चर के रूप में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक आपको डायग्राम है, जो डायग्राम आपको अगर क्वेश्चन में आए कि स्ट्रक्चर और पर्सनालिटी के बारे में समझाना है तो आपको ये डायग्राम बनाने ही बनाना है। इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है ये पहले बता देते हैं। एग्जाम्पल है ये एक बॉक्स है, ठीक है, अब ये हमने बॉक्स मेरे साथ अगर आप बनाते रहोगे तो आपको याद रहेगा कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना होगा, फिर उसको ऐसे, फिर यहाँ पर एक इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन पर। अब क्या है, यहाँ पर हमने एक गोलाकार बनाया, तो ऐसे बनाया कि ये यहाँ नीचे तक भी रहे और ये ऊपर भी रहे और थोड़ा सा बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे आ सकते कि हमको थोड़ा सा इस तरफ में बनाना है, एक ऐसा बनाना है कि सब थोड़ा सा बाहर निकल जाए इससे, बाकी से वैसे रहे। ठीक है, तो इसमें भी टच हो, इसमें भी टच हो और इसमें भी टच हो, बाहर भी थोड़ा सा निकल जाए, और ये तो आपको अंदर में ही रखना है, तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, पहले आपको बनाना सिखा देते उसके बाद बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा इड होता है, जो हमारा चाहत होता है, वो अनकॉन्शियस में रहता है, मतलब अनकॉन्शियस में सारी चीजें डूबी हुई होती है। प्री कॉन्शियस हमारा क्या है, इसके ऊपर वाला हमारा क्या है, प्री कॉन्शियस, कि अगर हम चाहें तो वो कॉन्शियस में आ सकते हैं। तो प्री कॉन्शियस में क्या होंगी, आपको दिखेगा कि जो हमारा ईगो है उसमें थोड़ा बहुत प्री कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस भी है और प्री कॉन्शियस भी है और कॉन्शियस भी है। तो इसमें अगर चाहे तो ईगो वाला हम कॉन्शियस में भी ला सकते हैं। अब सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको अनकॉन्शियस भी चीजें हो रही है, यहाँ पर आपको इस तरीके से प्री कॉन्शियस में भी आ रही है, और यहाँ पर जब बात करें तो थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, ये प्री कॉन्शियस में ही लगभग है, ये बाहर निकल के कॉन्शियस में भी नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी होगी। ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया गया समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर और पर्सनालिटी क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इड है वो अनकॉन्शियस में रहेगा, ठीक है, और प्री कॉन्शियस इस तरीके से लाइन बना हुआ है, और ये एरो भी आपको याद रखना हो कि एक्सटर्नल रियलिटी यहाँ पर है, एक्सटर्नल रियलिटी है, कॉन्शियस आपका बाहर में। तो अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस है, ये तीन वो कैसे बनाना है वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। आई होप आपको याद करने में इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप नहीं जानोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पर्सनालिटी में ये बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो हो सकता है 1 मार्क्स कट जाए, है ना, ये भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको डिटेल में हम बात करते हैं कि इड क्या है, ईगो क्या है, ये सुपर ईगो क्या है। इड क्या होता है, जो हमारा चाहत हो उसी को हम इड कहेंगे। तो ये सोर्स ऑफ अ पर्सन होता है, इंस्टिंक्चुअल एनर्जी का सोर्स होता है, ये डील करता है इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, मतलब ये ग्रेटिफिकेशन, इसका नीड, इसको फुलफिल करना है। अब इसमें फ्रॉइड के द्वारा बताया गया कि जो फुलफिलमेंट वाला जो होता है वो ज्यादातर डील करता है सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इंपल्सेस पे, यही दोनों चीजों के लिए होता है। लेकिन इनके ही स्टूडेंट जो होंगे इनका विरोध भी करें कि यही सब चीजें नहीं है, बहुत सारी अलग चीजें भी है जो हम बाद में बात करेंगे। तो एग्रेसिव इंपल्सेस, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हुआ है प्लेजर प्रिंसिपल। क्या होता है कि अगर वो ग्रेटिफाई हो गया तो वो प्लेजर मिलेगा, तो प्लेजर प्रिंसिपल बोला जाता है, जो अज्यूम करते हैं कि पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन, ये बताएगा। फ्रॉइड कंसिडर्ड मच ऑफ अ पर्सनस सेक्सुअल एनर्जी टू बी सेक्सुअल, ज्यादातर वो क्या मानते हैं कि सेक्सुअली होता है, और कुछ एग्रेसिव होता है। इट डज नॉट केयर फॉर मोरल वैल्यू सोसाइटी में। अब इसमें बोले कि इड जो होता है ना, चाहत जो होता है, वो नहीं सोचता है कि समाज क्या है या कोई लोग क्या है या कोई मोरल वैल्यूज क्या है, नहीं, उसको बस अपना
फुलफिलमेंट कराना होता है बस। तो ईड को हम प्लेजर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या सारी चीजें तो जो हमने समझ ली, इसमें यह कि बस चाहत इसको पूरा करना ही करना है। कौन सा है? तो ऐसे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, सेक्सुअल और एग्रेसिव। ईगो क्या है? ईगो जो होता है वो ईड से ही निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये सेटिस्फाइंग स्ट्रक्चरल नीड्स, अब जो भी नीड होगा उसको सेटिस्फाई करना ही करना है, ठीक है। इसको देखो थेरेपेटिक में ये थेरेपिस्ट हो रहा है, ये पेशेंट हो रहा है, तो दोनों का रिलेशनशिप ये ऐसा चाहता है कि इसका सोल्यूशन मिल पाए, ठीक है। तो ये चाहता है वो, हम अभी नहीं बात करने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए चिंता मत कीजिए, हम चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात किए थे कि इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग विथ रियलिटी, कि आप ईगो में क्या होता है कि आप रियलिटी से अकॉर्डेंस लगाते हो, ये नहीं कि कुछ है ही नहीं, नहीं, आप रियलिटी में भी आओगे, ये इसमें कहना था। इसमें रियलिटी प्रिंसिपल, अगर उसमें बात करते हैं इड में तो हम प्लेजर प्रिंसिपल था, और ईगो को रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि ये इड से ही एक तरीके से निकला हुआ है, जहां पर हम बिहेव थोड़ा सा एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू लाइक लॉ, अकॉर्डिंग टू द मोरल वैल्यूज, थोड़ा सा हम मोरल वैल्यूज नहीं कह सकते क्योंकि मोरल वैल्यूज वाला आगे हम बात करेंगे। इसमें आता है कि रियलिटी क्या है, हम कैसे बिहेव कर सकते हैं वो चीज। एग्जाम्पल है कि एक लड़का है जिसका नीड हुआ, उसको चाहता है कि हमको आइसक्रीम मिले। अब उसको सोचा कि चलो हम एक बच्चा है उसके पास वो आइसक्रीम है कोन वाला, तो हमको चाहिए, तो हम उसे छीन लेते हैं और उसको खा लेंगे। ईगो बोलता है उससे कि ये क्या सही होगा, अगर उसे हम बिना पूछे ले, हो सकता है हमको पनिशमेंट मिल जाए, है ना। तो रियलिटी के बारे में बात करता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो बॉय जान रहा है कि उसको क्या करना होगा, उसको अचीव करने के लिए उसको परमिशन मांगना पड़ेगा कि क्या हम खा सकते हैं या नहीं। तो ये ईड जो होता है वो डिमांडिंग, अनरियलिस्टिक एंड वर्क, तो ईड जो है वो क्या है, सिर्फ डिमांड करता है और अनरियलिस्टिक होता है, एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल, जैसा वो चाहना है वही करना है। बट ईगो ऐसा नहीं होता है, ईगो जो होता है वो पेशेंट, रीजनेबल और वर्क्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों का डिफरेंस में इसमें बता दिया गया है, ठीक है, कि क्या होता है इड और क्या होता है ईगो। सुपर ईगो क्या है, अगर इसमें बात करें सुपर ईगो को हम मोरल ब्रांच भी कह सकते हैं, मतलब मोरल वैल्यूज, ईगो से भी ज्यादा सुपर ईगो होना, ठीक है, एकदम पूरा समझ लेना कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और सुपर ईगो बताता है कि इड एंड ईगो जो होता है वो ग्रेटिफिकेशन इन अ पार्टिकुलर इंस्टेंस इज इथिकल के हिसाब से इट हैज टू कंट्रोल, ये सुपर ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इड को कंट्रोल करने के लिए। सुपर ईगो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंट जो आपको सिखाते हो, है ना, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये सब चीजें जो आपको सुपर ईगो बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल, एक बॉय है जिसको आइसक्रीम चाहिए, कौन चाहिए, तो अपनी मम्मी से पूछेगा, उससे जाके नहीं पूछेगा कि हम क्या हम खा लेते, ये भी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये ईगो होता है। सुपर ईगो में उसकी मम्मी से पूछेगा कि वो क्या वो जो करने वाला है तो क्या सही है कि नहीं। ये आपको मोरल वैल्यूज दिखाता है। ये जो अप्रोच है यहाँ पर, आइसक्रीम विल नॉट बी क्रिएट अ गिल्ट, और इससे उसको गिल्ट नहीं मिलेगा, फियर नहीं होगा और एंजाइटी भी नहीं होगा। ये चीजें बात हो रही है मोरली करेक्ट और मोरली अनकरेक्ट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या होता है। अब यहाँ पर जो टर्म्स है जहाँ पर इंडिविजुअल फंक्शनिंग बताया गया है, फ्रॉइड ने सोचा था कि अनकॉन्शियस जो है वो 3 कंपीटिंग फोर्सेस से होते हैं। कुछ पीपल में होता है इड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सुपर ईगो से, कुछ में सुपर ईगो ज्यादा होगा इड से। तो ये सारी चीजें अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, जहाँ पर उससे उस पर्सन का स्टेबिलिटी भी समझ में आएगा। जिसका ईड ज्यादा होगा वो बस प्लेजर प्रिंसिपल फोकस करेगा, जिसका ईगो तो वो थोड़ा सा रियलिटी प्रिंसिपल में फोकस करेगा, जिसका सुपर ईगो ज्यादा होगा तो मोरल वैल्यूज में ज्यादा फोकस करेगा। तो फ्रॉइड जो होते हैं वो अज्यूम करते हैं कि इड जो होता है, इड दो फोर्सेस से बना हुआ है, ठीक है। फ्रॉइड के मुताबिक इड जो होता है वो 2 चीजों से बना हुआ होता है, 2 इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस से बना होता है। इसको पहला हमारा है लाइफ इंस्टेंट और डेथ इंस्टेंट, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो इड है वो 2 चीजों से बना हुआ है, 2 इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस से बना हुआ है, लाइफ इंस्टेंट और डेथ इंस्टेंट। लाइफ इंस्टेंट क्या होता है, मतलब कि ही पेड लेस, लेकिन हाँ लाइफ इंस्टेंट को ज्यादा फोकस करता है कौन, फ्रॉइड। डेथ इंस्टेंट को ज्यादा फोकस नहीं करता है कौन, फ्रॉइड ही करता है। बोलते तो है कि 2 है लेकिन ज्यादा फोकस करता है लाइफ इंस्टेंट पे, ठीक है। अब यहाँ लाइफ में क्या है, सेक्सुअल वाला चीज है, एग्रेसिव वाला जो चीज है वो लाइफ में आ जाती है। अब इंस्टेक्चुअल लाइफ में जब लाइफ में बात करते हैं तो इसमें एनर्जाइज कैसे मिलता है,
लिबिडो इसी वो कहते हैं, वही फोर्स को, लाइफ इंस्टिंक्ट वाले फोर्स को हम, अगर इसका एक वर्ड नाम बात करें तो इसका लिबिडो नाम है, जो प्लेजर प्रिंसिपल से काम करता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि क्या हुआ। तो फ्रॉइड ने इड का बताया कि दो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होते हैं, लाइफ इंस्टेंट और डेथ इंस्टेंट। फ्रॉइड जो होता है वो ज्यादा फोकस करता है लाइफ इंस्टेंट पे, जिसको हम कहते हैं लिबिडो, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने दूसरा वाला भी अच्छे से समझ लिया कि दूसरा वाला हमारा क्या था। अगर एक बार और हम रिपीट करें तो पहला वाला हमारा क्या था कि किस तरीके से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। दूसरा क्या था कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में क्या सारी चीज होती है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो ह्यूमन होता है वो बिहेवियर जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है अटेम्प्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम एंजाइटी। मतलब कोई भी लोग एंजाइटी में नहीं होना चाहते, उससे भागना चाहते हैं। दिस इज ट्रू। थर्ड, हाउ द ईगो, अब ईगो में एंजाइटी होता है तो कैसे उसको डिटरमाइन करता है, कैसे बिहेव करे, कैसे इस चीज से बचे। फ्रॉइड बिलीव करते हैं कि पीपल एंजाइटी को अवॉइड करना चाहते हैं बाय डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कुछ ऐसा चीज हुआ जो हमको बहुत एंजाइटी ला रहा है, तो उसको हम बचाने के लिए उसको हम भूलना चाह रहे हैं कि छोड़ो हम भूल जाते हैं, हम नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इसको डिफेंड करता है, और उस जो चीजें जो हमको बहुत परेशानी हो रहा है तो उसको हम भूलने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक वे है टू रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। आप रियलिटी को भूलना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको एंजाइटी को कम करना है, आप झेल नहीं पा रहे हो उस दुख को, ठीक है। वही चीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ ऐसा हादसा हुआ जहां पर आपके बहुत क्लोज रिलेटिव जो होते हैं वो मारे गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो वैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो अवॉइड करना चाहता है एंजाइटी, ठीक है। अल्दो सम डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस होते हैं वो अगेंस्ट एंजाइटी इज नॉर्मल अडेप्टिव, लेकिन हाँ बहुत डिफेंस जो होते हैं वो एंजाइटी के अगेंस्ट होते ही होते हैं, नॉर्मल अडेप्टिव होता है कि वो अडेप्ट कर पाए। लेकिन पीपल यूज मैकेनिज्म करते हैं कुछ कि रियलिटी को हम भूलना चाहते हैं। अब कैसे कैसे रियलिटी को बोलेंगे, क्या क्या टेक्निक होता है, इसमें पहला बताया गया रिप्रेशन, दूसरा है प्रोजेक्शन, तीसरा है डिनाइल, चौथा है रिएक्शन फॉर्मेशन, पांचवा है रैशनलाइजेशन। ये ऐसे टेक्निक है जिस तरीके से वो रियलिटी को भूलना चाहते हैं। तो फ्रॉइड जो है वो डिस्क्राइब करते हैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेशन होता है, जहां पर एंजाइटी जो होता है, प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट आर टोटली डिसमिस बाय द अनकॉन्शियस। वो एकदम उसको रिप्रेस करना चाहते हैं, एकदम उस डिजायर को भूलना चाहते हैं, टोटली अनअवेयर बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन अ पर्सन से आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट। एग्जाम्पल है कि उसने कर दिया कोई कांड कि ऐसा कि भाई बहुत गलत कांड किया, फिर जाके वो बोले कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया। वो अपना पूरा कॉन्शियस को अनकॉन्शियस बनाना चाहता है, रिप्रेस करना चाहता है ताकि उसको एंजाइटी से वो बच सके। ये होता है रिप्रेशन, रिप्रेस कर देना अपना बिहेवियर को, रिप्रेस कर देना अपने थॉट्स को, टोटली डिसमिस कर देना। एक और है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्या होता है, पीपल जो होते हैं अपनी एट्रीब्यूट और ट्रेट्स में बोलते हैं कि मेरा जो था ना वो किसी और के द्वारा कंट्रोल था। एग्जाम्पल है, एक पर्सन है जो बहुत एग्रेसिव रहता है, ठीक है, वो बोलता है कि हम एग्रेसिव क्यों, अरे इसलिए एग्रेसिव क्योंकि हम सबको देखते आ रहे हैं, सब ऐसे ही गुस्सा करते रहते तो हम उसके कारण हम भी गुस्सा हो जाते हैं। ये एक प्रोजेक्शन है, बोलते कि मेरा बिहेवियर दूसरे के द्वारा कंट्रोल्ड है, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उसने किया था। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने चिल्लाया तो फिर वो भी चिल्लाया, कस के चिल्लाया, तो वो बोला कि तुमने क्यों चिल्लाया, उसने इतना चिल्लाया ना कि उसके कारण हम ये कर देते हो, प्रोजेक्शन होता है। तो अपने एट्रीब्यूट को दूसरे पे थोप देते हो, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। समझ में आ गया। थर्ड है डिनाइल। डिनाइल मतलब टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। आपको लग रहा हो कि रिप्रेशन और डिनाइल में सेम सेम है। रिप्रेशन मतलब रिप्रेस, डिनाइल मतलब मानना ही नहीं। रिप्रेशन मतलब कि आई डोंट नो ये सब चीजें, लेकिन डिनाइल में हमको मानना ही नहीं है, टोटली रिफ्यूज कर देता है कि ये कुछ हुआ भी था। उसमें तो बोलता है कि वो हुआ था लेकिन हमको नहीं पता कैसे हो गया, वो था हमारा पहला वाला, ठीक है, जिसको रिप्रेशन कहते हैं। डिनाइल में से कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो होता है हमारा डिनाइल, कि आप रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट करते हो। समवन सफरिंग फ्रॉम HIV, एड्स, मल टुगेदर, है ना, मीट ऑल टुगेदर, डिनाइंग, वो है ना, मतलब जो एक पर्सन जो HIV से हो रहा है, एड्स से
लड़ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल डिनाई कर देता है कि नहीं हम तो कोई इंग्लिश में ही नहीं है, ऐसी चीजें होती है, डिनायल हो गया। हमारा एक और है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसा बोलता है ना कि वो है तो बहुत गुस्सा बट हंस रहा हो, वो है तो बहुत दुखी लेकिन हंस रहा हो, वो बहुत खुश है लेकिन रो रहा हो। तो इस तरीके से क्या है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, पीपल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर अपोजिट टू हर इज ट्रू। एग्जाम्पल वही है कि बहुत दुखी का बात हो लेकिन वो हंस रहा हो, वो अपोजिट रिएक्शन कर रहा हो, तो उसके कारण उसका एंजाइटी कम होता हो। ऐसे एक ऐसा समाचार आया कि आपको पूरा हिला डाला, ठीक है, तो आपको रोना था बट आपको कंट्रोल करने के लिए आप हंसने लगे कि क्या ऐसा कुछ, अरे अरे उनका क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन कि पीपल या पर्सन डिफेंड करता है अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर जो अपोजिट हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन में सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा होने लगे तो सीरियस होने लगेगा, फॉरवर्ड करना लगेगा, ठीक है, ये चीज है। प्रेजेंट में क्लासिकल एग्जाम्पल और रिएक्शन फॉर्मेशन, क्लासिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे पांचवा जो हमारा रैशनलाइजेशन, अपने ही जो उसने किया उसको रैशनलाइज करने लगेगा कि नहीं मैंने जो किया वो सही किया, ये जो भी चीज हुआ वो रैशनलाइज हुआ, कि वो अनरीजनेबल फीलिंग बताने लगेगा कि ये चीज सही था। एग्जाम्पल है कि अगर कोई स्टूडेंट होता है, अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है उसने एक न्यू पेन का सेट खरीदा लेकिन एग्जामिनेशन में उनका बहुत बुरा मार्क्स आ गया, तो वो रैशनलाइज करने लगेगा, अगर तुमको पता ये पेन जो हम यूज कर रहे हैं ना उसके कारण मेरा नंबर कम हुआ है, ये होता है रैशनलाइजेशन। तो ये पांचों के पांचों ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आपको समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझ में आने के लिए पर्सनैलिटी में क्या क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। द पीपल यूज डिफेंस मैकेनिज्म और ऑफ्टन अनअवेयर, जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं वो अनअवेयर होते हैं वो क्या कर रहे हैं। हर डिफेंस मैकेनिज्म एक वे होता है ईगो के लिए डील करने के लिए कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो आप कर रहे हो, एंजाइटी है, कुछ से बचने के लिए यूज होता है। लेकिन फ्रॉइड जो है, फ्रॉइड का जो आइडिया जो था, वो रोल जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो बहुत क्वेश्चन भी हुआ है। बहुत लोगों ने भी कहा है कि भाई आप सिर्फ बोलते हो कि सेक्सुअल चीजें होती है, सिर्फ ये चीज होती है, नहीं, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, क्लेम भी किया है कि प्रोजेक्शन रिड्यूस करता है एंजाइटी स्ट्रेस हैज नॉट फाउंड सपोर्ट इन सेवरल स्टडीज। मतलब बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रोजेक्शन हो या कुछ हो तो वो उतना हेल्प नहीं करता है। बहुत लोगों के अलग अलग कहने थे, तो हमने तीनों हमने समझा, एक लेवल ऑफ कॉन्शियस के बारे में समझा, एक स्ट्रक्चर और पर्सनालिटी के बारे में समझा, और हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में 5 चीजें हमने समझे। अब हमारा चौथा आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी में क्या है, स्टेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाता है ओरल स्टेज, दूसरा आता है एनल स्टेज, तीसरा होता है फैलिक स्टेज, ठीक है, और जो चौथा और पांचवा जो है जो हम आगे बात करने वाले हैं, पहले हम ये तीनों की तीनों डील करते, फिर हम बात करेंगे जेनिटल भी था, ठीक है, और भी चीजें थी जो हम वो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला बात कर लेते हैं। तो फ्रॉइड ने क्लेम किया कि कोर एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी का जो अर्ली भी होते हैं और स्टेबल भी रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, और चेंज भी हो सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते कुछ चीजें हमारे में स्टेबल भी होती है बट कुछ चीज बदल भी सकती है। तो उन्होंने 5 स्टेज थ्योरी दिया था, 5 दिया, अभी हम 3 बात करने वाले हैं, फिर अगले वीडियो में हम 2 और बात करेंगे, ठीक है, अभी हम 3 ही बात करेंगे। तो 5 स्टेज थ्योरी पर्सनालिटी का, जिसको हम साइकोसेक्सुअल भी कहते हैं। तो इसको ये ध्यान में रखिएगा कि 5 स्टेज थ्योरी जो है हमारा स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, उसको हम साइकोसेक्सुअल भी कहते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब जो प्रॉब्लम इनकाउंटर हुआ है, कोई प्रॉब्लम होते हैं वो कोई भी स्टेज में आ सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आएंगे वो हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेज होता है, अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो ओरल स्टेज के बारे में होता है कि कौन लोग होते हैं जो अपना जो नीड है उसको फुलफिलमेंट कैसे करते हैं, माउथ से करेंगे। जब वो दूध पान मतलब मिल्क जब वो पिएंगे तब उनका सेटिस्फैक्शन होगा। तो वही चीज है कि ओरल स्टेज में माउथ से हम फोकस करते हैं। इनफैक्ट में प्राइमरी प्लेजर कहाँ से मिलता है, माउथ से मिलता है, क्योंकि वो जब तक क्यों रोने लगता है, क्योंकि उसको भूख लगता है, तो उसको जब भूख मिट जाएगा तो वो रोना बंद कर जाएगा, ठीक है, उसका नीड जो होता है वो पूरा फुलफिल हो जाता है उससे। तो वो प्लेजर प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, ठीक है। अब बेबी ऑब्टेन फूड दैट रिड्यूसेस हंगर, द इन्फेंट अचीव्स ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग
थम सकिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग दिस अर्ली मंथ्स में ही होता है that people's basic feelings about the world established. Thus, for Freud, an adult who considered the world a better place probably had difficult during the oral. मतलब इसमें ये कहते हैं, अब क्या सच है क्या नहीं ये थ्योरी दिया हुआ है ना, तो उसमें बोल सकते हैं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन आपको समझना होगा। फ्रॉइड कहते हैं कि अडल्ट में जो प्रॉब्लम होता है ना दुनिया को समझने में, वो क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया बहुत बीटर है, बहुत कड़वा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ओल्ड स्टेज में उसको डिफिकल्टी हुआ हो सकता है मदर ने नहीं उसको एक तरह फूड को सेटिस्फाई नहीं कराया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके कारण हो सकता है, लेकिन इसमें ये तथ्य है, थ्योरी है, ठीक है। इसका मानना ना मानना वो अपने पे है। हम हो सकता है हम सब क्रिटिसाइज भी करें कि क्या है भाई, बहुत लोग ने किया था। तो पहला तो ओल्ड स्टेज था, दूसरा है एनल स्टेज। दूसरा क्या है? एनल स्टेज। तो ये फाउंड होता है कि एजेस में 2-3 एजेस में आपको ये देखने को मिलता है कि 2-3 इयर्स का चाइल्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रेटिफिकेशन आप लोगों को दिखाएगा, कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो समझ आता है अपने बॉडी को कंट्रोल करने में, जैसे कि यूरिनेशन, डिफेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें वो कंट्रोल करने लगता है, वो सीखने लगता है, समझने लगता है। तो ये सब चीजें इसमें आ रही है कि चिल्ड्रन एट दिस एज एक्सपीरियंस प्लेजर इन मूविंग देयर वोवल्स, ठीक है। अब एनल एरिया में बॉडी बिकम्स द फोकस ऑफ सर्टेन प्लेजेबल फीलिंग्स। दिस स्टेज हल्का हो जाना, समझ में आ रहा है? तो स्टेज एस्टैब्लिश अ बेसिक फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो। हो सकता है अगर ये स्टेज फुलफिल ना हो तो इड और ईगो में एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बिटवीन द डिजायर फॉर बैबलेस प्लेजर एंड डिमांड फॉर अडल्ट कंट्रोल बिहेवियर। ये दूसरा स्टेज आपको देखने को मिलता है, दैट इज एनल स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। तो आपको कम से कम इतना ध्यान रखना है कि कैसे आप लिखो। पांचों स्टेज को आप लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए कि ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है, पांचवा, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और पांचों के कुछ कुछ आपको जो वर्ड्स होते हैं वो याद रखना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। साइकोसेक्सुअल याद रखिए कि इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमारा ये हो गया, मतलब एक तो हमारा हो जाता है ओरल, एक हमारा हो जाता है एनल। तीसरा हमारा फैलिक स्टेज। ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये स्टेज फोकस करता है जेनिटल्स पे। ये अराउंड एजेस 4 to 5 इयर्स में रहता है। अब यहाँ पर रियलाइज कर पाता है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंट है, ठीक है। वो समझ पाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है। वो अवेयर होने लगता है सेक्सुअलिटी एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो मेल चाइल्ड होता है अगर वो स्टेज पे ना चल पाए, है ना, मतलब ये जो स्टेज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है फैलिक स्टेज। अगर वो ऐसा स्टेज हो ये फुलफिल ना हो पाए तो इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है मेल चाइल्ड में। मेल चाइल्ड में क्यों बोल रहे हैं? इसमें क्या होता है ना कि हो सकता है वो बच्चा वो इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर, वो मतलब अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करे और फादर को बहुत हॉस्टिलिटी से देखे, ठीक है। उसको डर भी हो कि पनिशमेंट हमको फादर देंगे, फादर बहुत बुरे होते हैं, ये सब चीजें उसको भावनाएं आने लगेंगी अगर ये नहीं डेवलप हुआ तो। ऑडिपस जो होते हैं ग्रीक किंग के बारे में है जो अननोइंगली किल्ड हिज फादर, मतलब प्रिंस था जिसने अपने फादर को किल कर दिया था ताकि वो अपनी माँ से शादी कर सके। अब बहुत कॉम्प्लेक्स लगा हुआ आई नो, बट ये स्टेज के बारे में और ये एक थ्योरी है, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। तो मेजर डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ स्टेज, तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टिंग हिज फादर रिलेशनशिप, ये अगर स्टेज से नहीं हुआ तो वो नहीं समझ पाएगा कि क्या है ऑडिपस एक तरीके से नहीं अगर हुआ तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसी कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएंगी। तो फैलिक स्टेज आपको समझ में आ गया होगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। दूसरा है गर्ल्स के लिए भी है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो गर्ल्स में क्या हुआ, सेम जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में वैसा ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी गर्ल्स जो होते हैं फादर की तरफ ज्यादा होने लगती है। तो ग्रीक कैरेक्टर में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो प्रिंसेस थी वो प्रिंस को बोलती है, मतलब अपने भाई को बोलती है कि माँ को मार दो, माँ को मार दो, और उसके बाद अपने फादर से अटैचमेंट हो जाता है ना। वो सिंबॉलिकली मैरी करना चाहती है ताकि उनके फैमिली वो उससे बन सके। भाई इतना अलग चीज है कि हम क्या ही कर सकते हैं, याद करना याद करो चुपचाप से। तो when she realizes that this is unlikely, she begin to identify with her mother and copy her behavior. वो कॉपी करने लगती है कि उसी तरह से हम बने। तो क्रिटिकल कंपोनेंट है रिसॉल्विंग ऑडिपस को, बहुत क्रिटिकल है सब चीजें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स हो जाता है। अब तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स, ठीक है।
तो वो समझ पाता है कि हाँ ये माँ है, ये पिता है। बॉयज गिव अप सेक्सुअल फीलिंग फॉर देयर मदर्स एंड बिगिन टू सी देयर फादर्स रोल मॉडल। अब जब ये डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, फैलिक स्टेज कंप्लीट हो जाए, तो उसमें बॉय को ऐसा भावना नहीं आएगी कि ये मम्मी है तो उससे हमको मैरी करना, ये चीजें नहीं होंगी। और फादर को वो रोल मॉडल की तरफ देखेंगे, अपने दुश्मन की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, गर्ल को भी अगर चीजें हो तो गर्ल के लिए भी गिव अप हो जाता है सेक्सुअल डिजायर्स फॉर द फादर, एंड मदर को आइडेंटिफाई कर देती है। तो ये चीजें बताई गई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें थी बट समझना था फादर एंड इसके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो हमने अच्छे से समझा कि क्या हमारे पास, क्या हमारे को है भाई। तो आइसक्रीम का जो हमने एग्जांपल दिया था वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब हम इसको रिपीट कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में पूरे अच्छे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सिगमंड फ्रॉइड ने 4 तरीके से चीजें बताई है। पहला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। समझ में आ गया। दूसरा था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इड ईगो, सुपर ईगो। अब इसका बॉक्स ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो इड ईगो सुपर ईगो क्या क्या कहते हैं अलग अलग नाम से, वो भी आपको याद रखना होगा। इसमें आपको हमने समझाया था लाइफ इंस्टेंट और डेथ इंस्टेंट के बारे में, क्या सारी चीजें। लाइफ इंस्टेंट को हम लिबिडो भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म तीसरा माना जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 चीजें से रिप्रेशन, रिप्रेस कर जाना, प्रोजेक्शन, माना कि मेरा जो चीज है वो उससे ज्यादा, मतलब दूसरे से ज्यादा रिलेट हो गया था जिसे कारण मेरा हो गया, तो प्रोजेक्शन यही होता है कि अपने ट्रेड दूसरे पे थोपना। ठीक है, तीसरा है डिनाइल, एकदम करके ऐसा होता है, हुआ ही नहीं है। चौथा है रिएक्शन फॉर्मेशन, जैसा उसको फीलिंग हो रहा है वो उसे उल्टा तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। पांचवा रैशनलाइजेशन, अपना को रैशनलाइज करना। एग्जाम्पल जो आइसक्रीम वाला था वो हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, किस तरीके से एक बच्चा अगर उसको आइसक्रीम चाहिए होता तो ईगो सुपर ईगो हमने अच्छे से बात किया है। फिर स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने बात किया 5 स्टेज होते हैं। पहला तो ओरल स्टेज, ओरल ग्रेटिफिकेशन मिलता है उसको माउथ से। फिर एनल स्टेज, उसको एनल स्टेज 2 to 3 years ऑफ चाइल्ड के में एक तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा है फैलिक स्टेज, जिसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किए और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किए। अब अगर फैलिक स्टेज सक्सेसफुल हो जाएगा तो फादर जो सन होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से समझ पाएंगे अपने फादर मदर की रिलेशनशिप को। फादर को वो रोल मॉडल की तरफ में देखेंगे और मदर को उस भावना से नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स भी अगर अच्छा से अगर वो ना हो और फैलिक स्टेज डेवलप हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो यहाँ पर वही चीज होगा। ठीक है, ये ऑडिपस आपको याद रखना है। आप ऐसे याद रखते हो ओ से आप याद रखो कि रिलेशनशिप किसके बारे में बात हो रहा है, सन के बारे में हो रहा है एंड मदर के बारे में हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रा से याद रखना है डॉटर और फादर के बीच में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।